ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कल देश में 44 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी स्नातकोत्तर 2023 के नतीजे घोषित किए। आकाशवाणी भारत की G20 अध्यक्षता के अवसर को भव्य तरीके से मना रहा है और राजधानी दिल्ली में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए रविवार को द्वारका मेला ग्राउंड में दूसरा वन महोत्सव मनाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की है। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछला एक वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है और इस संकट के दौरान भारत ने घनिष्ठ मित्र के नाते श्रीलंका के लोगों की हरसंभव सहायता की है। उन्होंने कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन दोनों में ही श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत आज श्रीलंका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं और उनका ये मानना है कि सुरक्षा हित और दोनों देशों का विकास परस्पर संबद्ध है। श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका ने परस्पर आर्थिक भागीदारी के लिए विजन डॉक्यूमेंट पारित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य समुद्र, वायु, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विजन के अंतर्गत पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाएं पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि इससे समानता, न्याय और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, समानता, न्याय और शांति के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। श्री विक्रमसिंघे कल 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। उनकी ये यात्रा इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में हो रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विश्वविद्यालयों के लिए आयोजित 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 के पुरस्कार वितरण किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी दिल्ली को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के लिए रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड और ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अलावा प्रतियोगिता में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 10 विद्यालयों को योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गईं। इस प्रतियोगिता में दिल्ली के कुल 39 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि युवा संसद प्रतियोगिता व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और युवाओं में किसी विषय पर वाद विवाद के तरीकों के साथ साथ प्रभावी भाषण, कला और कौशल का विकास करती है। युवा सांसद प्रतियोगिता ये स्कूलों में हम कराते हैं। इसमें युवाओं के बीच में कंपटीशन की भावना, संवाद करने का तरीका, बोलने की कला और फिर अनुशासन, समय पे अपना काम करना, देश के महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनके बारे में अपना विचार, वाद विवाद और संवाद, इसके माध्यम से किसी निर्णय पर पहुंचना, ये डिबेट होती है। ये व्यक्तित्व निर्माण में बहुत काम आती है। ये युवा सांसद प्रतियोगिता व्यक्तित्व निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। पर्यावरण में योगदान और एक हरित भविष्य को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज पुलिस अकादमी वजीराबाद में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम में लगभग 15,000 पौधे लगाए गए। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एसके गौतम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। श्री गौतम ने कहा कि प्रशिक्षण परिसर न केवल बौद्धिक विकास का स्थान है, बल्कि पर्यावरणीय प्रबंधन और स्थिरता को बढ़ावा देने का भी एक मंच है। ये कार्यक्रम का आयोजन BSES यमुना पावर लिमिटेड और एक गैर सरकार संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया था। आकाशवाणी भारत की G20 अध्यक्षता के अवसर को भव्य तरीके से मना रहा है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन परिसर में 50 दिन तक चलने वाले समारोह की आज शुरुआत हुई। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आकाशवाणी भारत की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने और संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम रहा है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि आकाशवाणी इस आयोजन के माध्यम से उभरते कलाकारों और युवाओं को एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। एक छोटी सी पहल जो आकाशवाणी द्वारा की जा रही है G20 के तत्वाधान में, उसको आप सब लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ा भी पाएंगे और शायद उसको एक साकार रूप दे पाएंगे। पिछले 20-25 वर्षों में टेक्नोलॉजी के कारण कहिए या सोशल ट्रांजिशन, उसके चलते हम इनको संजोने और संवारने का काम नहीं कर पाए। इसलिए आकाशवाणी ने माना G20 के माध्यम से हम ऐसा प्रयास करें कि जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं या युवा हैं जो अलग अलग तरह की कलाओं में पारंगत हैं, उनकी कला आप लोगों तक पहुंचे और हम उसको किसी प्रकार से संग्रहित कर सकें। इस वर्ष 6 सितंबर तक एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विषय पर आधारित विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली NCR और अटारी बॉर्डर पर आयोजित किए जाएंगे। राजधानी में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए रविवार को द्वारका मेला ग्राउंड में दूसरा वन महोत्सव मनाया जाएगा। दिल्ली सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी सरकार द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क औषधीय पौधों के वितरण का कार्य किया जाएगा। एक रिपोर्ट। दिल्ली की 14 सरकारी नर्सरियों से निःशुल्क औषधीय पौधे बांटे जाएंगे ताकि लोग अपने अपने घरों में वृक्षारोपण कर दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहभागी बन सकें। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले औषधीय पौधे भी शामिल रहेंगे। श्री राय ने दिल्ली वासियों से अपील की कि वे वन महोत्सव में शामिल हों ताकि दिल्ली के हरित क्षेत्र में वृद्धि हो सके। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। वन महोत्सव के दौरान दिल्ली के RWA के सदस्य और इको क्लब्स के बच्चे और अध्यापक भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए हर साल वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए हर साल वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2020 से अब तक 1 करोड़ 18 लाख पौधे लगाए गए हैं। श्री राय ने कहा कि वन महोत्सव के दौरान 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET स्नातकोत्तर 2023 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदेश कुमार ने ट्वीट संदेश में उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए उन विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संपर्क करने की सलाह दी है जहां उन्होंने आवेदन किया था। NTA ने कहा कि लगभग 4.5 लाख पंजीकृत उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर के लिए 197 विश्वविद्यालयों में करीब 4,600 पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश में 44 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।
केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में ये भर्तियां हो रही हैं। नवनियुक्त कर्मी राजस्व, वित्तीय सेवा, डाक, स्कूल शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देश भर में सार्वजनिक सेवा केंद्रों से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेंगी। ये जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए दी। इस कदम के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवा, विधि सेवा, प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसी 300 से अधिक सेवाओं का संचालन करेंगी। देश भर में 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ मिलेगा। देश के 30% खाद्यान्न का भंडारण का काम पैक्स करना, इससे पैक्स की समृद्धि बढ़े। अब एलपीजी की एजेंसी भी पैक्स ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं और डीजल का रिटेल लाइसेंस भी उनको मिल सकता है। सस्ती दवाई की दुकान, जन औषधि केंद्र भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और फर्टिलाइजर की दुकान भी वो खोल सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार दूसरे दिन मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दिन में 12 बजे पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और अन्य दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर नारेबाजी की और सदन के बीचों बीच आ गए। ये सदस्य मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहा। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए इसके बाद स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 2:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ विभिन्न कानूनों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के संबंध में कार्य सलाहकार समिति के फैसलों की घोषणा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्रीय सरकार को लेकर शोर शराबा किया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 पर अन्य विपक्षी सदस्य भी अपने खड़े हो गए और जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट। राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के संबंध में कार्य सलाहकार समिति के निर्णयों की घोषणा की। इस पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये विधेयक असंवैधानिक है। भारत राष्ट्र समिति के केशव राव ने कहा कि ये मामला विचाराधीन है और इसे सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। हालांकि सभापति ने इस तर्क पर असहमति व्यक्त की। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाने की कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने सदन में कल की कार्यवाही से मणिपुर हिंसा से संबंधित कुछ शब्दों को हटाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा किया। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी जवाबी नारे लगाए। सभापति ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन को दिन में 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश में 44 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण किए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी स्नातकोत्तर परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। और राजधानी दिल्ली में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए रविवार को द्वारका मेला ग्राउंड में दूसरा वन महोत्सव मनाया जाएगा।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।